अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए 9th बायोलॉजी का एक और चैप्टर, नाम है सेल एंड टिश्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है और साथ साथ में एमडी कैट, ई कैट, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तमाम बैचेज ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन बैच में एनरोल हो सकते हैं। साथ साथ में हमारी वेबसाइट www.drareez.com पे जाएंगे तो वहां पर एक व्हाट्सएप बटन होगा, उस पर क्लिक करके भी आप हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप पर, बिजनेस व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 सेल एंड टिश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 9th बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? दो रीजन है। नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स के एतबार से, अंडरस्टैंडिंग के एतबार से और मजीद एडवांस बायोलॉजी समझने के एतबार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको सेल ही समझ में नहीं आया तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां से शॉर्ट भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। और ये चैप्टर जब तक आप इस फील्ड में, मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है जो कि आगे चल के मेडिकल फील्ड में आना चाह रहा है या फिर वो किसी ऐसी फील्ड में आना चाह रहा है जिससे बायोलॉजी लिंक्ड है, वो सेल से नहीं बच सकता। वो अगर सेल आपने यहाँ पर तमीज से पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया इसके तमाम ऑर्गेनील्स को और इसके फंक्शंस को और किस तरीके से सेल काम कर रहा है, कितने टाइप का होता है, तो बेटा आगे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं कि सेल की डेफिनेशन में बाद में आएंगे। कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या, और सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया किसने। ठीक है, आ जाओ भाई। तो हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है डिस्कवरी ऑफ सेल से। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल को डिस्कवर किसने किया और कब किया? देखो भाई, सबसे पहले सेल के हवाले से बात करने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने करा क्या कि उन्होंने कॉर्क कैम्बियम में, जो प्लांट का एक पार्ट है कॉर्क, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एनालाइज किया। ठीक है, कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। बेटा कॉर्क जो है वो स्टेम का, कॉर्क कैम्बियम एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर एनालाइज किया तो उन्होंने ये चीज देखी कि कॉर्क में उनको नजर आया हनी कॉम्ब पैटर्न। ठीक है, हनी कॉम्ब पैटर्न। हनी कॉम्ब पैटर्न क्या होता है? अगर आपने कभी मक्खी के शहद का छत्ता अंदर से देखा हो तो उसमें जो है ना वो इस तरीके से कुछ पोर्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, देखो या वहां पर इस तरीके से कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि रॉबर्ट हुक साहब को नजर आए कॉर्क कैम्बियम में। और उन्होंने जैसे ही इस पैटर्न को देखा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पर इस एक पार्टीशन को, इस एक सेगमेंट को नाम दे दिया सेल का। ठीक है, इस तरीके से उनको नजर आया एक पैटर्न और इस पैटर्न को उन्होंने नाम दे दिया किसका? सेल का। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास सेल। बस यही करा उन्होंने। इसके बाद मेजरली सेल के ऊपर काम बाकी साइंटिस्ट ने, बाकी बायोलॉजिस्ट ने आकर करा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमारा जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है वो स्टार्ट होता है और उसका नाम है सेल थ्योरी। नाम है सेल थ्योरी। ठीक है भाई, आ जाओ अब देखते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। दी किसने और कब दी? अगर आप बुक में आए तो बुक में यहां देखें, रॉबर्ट हुक साहब, एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क स्लाइस। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा ये हनीकॉम्ब पैटर्न है, यहां पर इस एक पोर्शन को नाम दे दिया गया किसका? सेल का। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आ जाती है सेल थ्योरी जो कि ज्वाइंटली बाय दो साइंटिस्ट ने दी। नाम था क्या? अ बेल्जियन बॉटनिस्ट नोन एज स्किल्डन एंड जर्मन zoologist known as Schwann. ठीक है, in 1855 Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory that all living cells are arise from pre-existing cell. क्या होता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मतलब कलेक्टिवली ऐसे समझ लो कि तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दी। किस किसने? स्किल्डन, श्वान एंड आर विर्चो। आ जाओ, तो सबसे पहले तो भाई सेल थ्योरी किसने दी?
सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्किल्डन, शॉन एंड रोडोल्फ विर्चो। अब ये आर विर्चो मैं अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो बाकी दो साइंटिस्ट थे इन्होंने साथ काम किया था। आर विर्चो साहब ने 1855 में थोड़े सालों बाद एक एडिशन करी थी सेल थ्योरी में। अब सेल थ्योरी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist of one or more than one cell। तमाम जिंदा जानदार एक या एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से ही इसी पॉइंट को समझा रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से जो सामने आ रही है ना भाई, वो ये आ रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार एक सेल पर भी मुश्तमिल है, यानी कुछ ऐसे जिंदा जानदार है जिनका सिर्फ एक सेल है, वन सेल, और मोर देन वन सेल जो एक सेल से ज्यादा पर भी मुश्तमिल होते हैं। तो जो एक सेल वाले हैं बेटा उनको नाम दिया जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और जो एक से ज्यादा सेल वाले हैं उनको नाम दिया जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया सेल थ्योरी का? दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का ये आ गया जो कि डेफिनेशन ऑफ द सेल भी है, ठीक है। और वो क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जिस बच्चे को इस पूरे चैप्टर का ये जो पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, जो लेक्चर में बना रहा हूँ, अगर ये इस पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मकसद ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी बुनियाद भी सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक का मतलब बुनियाद, उसकी बुनियाद भी सेल है। और अगर कोई फंक्शन हो रहा है वो भी सेलुलर लेवल पर हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ गया सेल थ्योरी का, जो कि बेसिकली रोडोल्फ विर्चो ने दिया था, और वो कहता है न्यू सेल्स विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये नए सेल हमेशा अराइज होंगे पहले मौजूदा सेल्स की डिवीजन से, कि पहले एक सेल मौजूद है वो डिवाइड होगा तो नए सेल बनेंगे, ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या था? एवरी सेल आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक contain a hereditary material known as DNA, which will transfer to further generations, जो कि फर्दर जनरेशंस को ट्रांसफर होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास चार बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे किसके? सेल थ्योरी के, सही है। अब यहां पर दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और पहला वर्ड है प्रोकैरियोटिक, दूसरा वर्ड है यूकैरियोटिक। कि भाई तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट क्या था? कि तमाम सेल्स चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उन सबके पास डीएनए पाया जाता है जो कि उनका हेरिडेटरी मटेरियल होता है, और वो नए सेल को ट्रांसफर करते हैं, आने वाली जनरेशंस को ट्रांसफर करते हैं।
अब ये प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, ये आगे चल के जब मैं तुम्हें न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे तुम्हें ये चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम चलते हैं जरा सेल के हवाले से बात करते हैं। अगर हम बुक में आ जाएं तो बुक में हमारे पास ये तो सेल थ्योरी हो गई, ठीक है। सेल थ्योरी के बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, लेकिन ये अभी नहीं, हम जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब करेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास एक डिफरेंस है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, और वो है एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहले हमें सेल को पढ़ना चाहिए, फिर एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारा जो सेल होता है ना, सेल, वो जस्ट लाइक हमारा घर, अवर होम, जिस तरीके से घर होता है ना, घर में जो जो चीजें पाई जा रही होती है, इसी तरीके से सेल में भी वही चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर हम करते हैं स्टार्ट सेल एंड, हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। सेल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, ठीक है भाई। अब सेल और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं ये हमें यहां पर देखना है, ठीक है। आ जाइए, चले भाई। अब देखो, जिस तरीके से हमारे घर में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, इसी तरीके से सेल में भी वही चीजें जरूरी हैं। आपने सर क्या मतलब है इस बात का, मैंने कहा चलो अब जरा मुझे ये बताना कि घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा या सबसे पहली चीज क्या जरूरी है। घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है। यहाँ पे हमने डाल दिया सीरियल नंबर, यहाँ डाल दिया हमने होम, कि घर बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है, और यहाँ आ गया सेल, ठीक है भाई। तो आपने कहा सर घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है एक बाउंड्री वॉल, एक चार दीवारी तो हो, उसके अंदर घर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर चार दीवारी ही नहीं है, यानी कि बाउंड्री वॉल ही नहीं है, तो भाई घर कैसा है, फिर तो रोड पे रह रहे हैं आप, इसका मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो है एक बाउंड्री वॉल। तो सेल में भी बेटा दो टाइप की बाउंड्री वॉल्स पाई जाती हैं, एक को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी को नाम दिया जाता है सेल वॉल। ये दो बाउंड्री वॉल्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया कि भाई सेल के अंदर या घर के अंदर ऐसा कोई शख्स होता है जिसकी बात मानी जा रही होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घरों में वालिद साहब होते हैं, दादा होते हैं, अम्मी होती हैं। तो भाई जिस तरीके से घर में एक अब्बा होने चाहिए हैं कि जिनकी बात सुनी जा रही है, इसी तरीके से सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसकी तमाम चीजें, जिसकी बात मान रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से घर के अंदर एक किचन होना चाहिए है, सही, इसी तरीके से सेल का किचन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। जैसे कि सेल के अंदर, जैसे कि घर के अंदर किचन में, किचन खाना नहीं बनाता, किचन में खाना बनाया जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास बटलर हो गया या शेफ हो गया जो कि हमारे घरों में खाना बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेल के किचन में भी एक ऑर्गेनिल खाना बनाता है, उसको नाम दिया जाता है राइबोसोम। जिस तरीके से घरों में वॉशरूम या स्टोर रूम पाया जाता है, इसी तरीके से सेल के अंदर भी एक वॉशरूम और स्टोर रूम होता है, उसको नाम दिया जाता है वैक्यूल। जिस तरीके से हमारे घरों में हमें एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, ठीक है, घरों में एनर्जी चाहिए, इसी तरीके से सेल में भी एक एनर्जी बनाने वाला बैठा हुआ है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हमें घर में एक सर्वेंट भी चाहिए,
ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का, पैकेजिंग का, आगे पीछे का काम करे। इस तरीके से सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनील है जो पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है भाई, जिस तरीके से हमें घर में बड़ा कर लेते हैं, जिस तरीके से हमें घर में इंटरनल डेकोरेशन चाहिए, ठीक है, इंटरनल डेकोरेशन का मतलब कि भाई फर्नीचर चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, ठीक है, इंटरनली डेकोरेशन चाहिए। इसी तरीके से सेल के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने वाला एक ऑर्गेनील पाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, देखो आ जाइए। तो हमने कहा कि हमारे पास जिस तरीके से हमें घर के अंदर जो है वो इंटरनल डेकोरेशन चाहिए, ठीक है, इंटरनल डेकोर, इसी तरीके से हमें सेल के अंदर चाहिए है साइटोस्केलेटन। आपने कहा सर कराची में रहते हैं, बहुत खतरनाक इलाका है, आप जरा बता दें घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह, जिस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए है, इसी तरीके से सेल के अंदर भी एक सिक्योरिटी गार्ड पाया जाता है, नाम है लाइसोसोम। ठीक है भाई, जिस तरीके से घर में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो बाहर से खाना पीना लाके दे, कैप्चर करे चीजें, ठीक है, जैसे कि अक्सर घरों में छोटा भाई होता है, ठीक है, अब वो छोटा भाई फ्री का नौकर है, भेज दो उसको, दही लेने भेज दो, ये लेने भेज दो, वो लेने भेज दो। इसी तरीके से प्लांट सेल में भी एक ऑर्गेनील होता है जो कि सनलाइट कैप्चर करके दे रहा होता है फूड बनाने के लिए, उसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है भाई, तो बेटा ये सारे ऑर्गेनील्स हैं कि जो हमें सेल के अंदर मिलते हैं और जिनके बारे में हमें डिटेल के साथ गुफ्तगू करनी है। सही है, तो इन तमाम ऑर्गेनील्स को इंशाल्लाह हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तमाम को देखेंगे। अच्छा बेटा, अब हम जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अब हम ये करेंगे कि एक एक करके इन तमाम ऑर्गेनील्स को उठाएंगे और इनको स्टडी करेंगे। सही है, आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। चले भाई, अब देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन को यहीं पर ही समझ लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। वजह यह है कि आगे चल के इस टॉपिक ने फिर से फर्स्ट ईयर में आना है, ठीक है, और अगर तुम्हें सेल मेम्ब्रेन समझ में नहीं आई तो तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे समझ नहीं आएंगे। जैसे कि हम जब चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में जाएंगे तो वहां पर इसका दोबारा से जिक्र आएगा, फिर हम जब चैप्टर एंजाइम्स में जाएंगे वहां पे इसका दोबारा से जिक्र आएगा, फिर जब हम माइटोसिस में जाएंगे, माइटोसिस मियोसिस चैप्टर सेल साइकिल में जाएंगे वहां पे इसका जिक्र आएगा। तो इसको अभी ही अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। सही है, तो सबसे पहले तो आ जाओ भाई, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है, क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ एवरी सेल। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लिविंग लेयर है तमाम सेल्स की। अब आपने कहा सर सेल, हमने तो ये पढ़ा है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिविंग लेयर नहीं लगाता ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट तो प्लांट में सेल वॉल हो गई, लेकिन सेल वॉल डेड लेयर है, इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट लिविंग लेयर का नाम देते हैं। ठीक है, अब आउटर मोस्ट लिविंग लेयर तो ये हो गई, लेकिन साथ साथ में फंक्शन क्या है, विच सेपरेट द आउटर environment from प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है बेटा? प्रोटोप्लाज्म जो है ना आपके पास सेल के अंदर जो भी चीज पाई जा रही है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहां पर अगर मैं एक सेल ड्रॉ कर लूं, मैंने कहा भाई ये सेल आ गया, ठीक है,
और ये आ गया उसका न्यूक्लियस, ये आ गया सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अभी जो सेल का न्यूक्लियस है भाई, चाहे आप इसकी मेम्ब्रेन की, इसकी लेयर की बात कर लें, या आप सेल की इस लेयर की बात कर लें। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल के अंदर जो जो चीज पाई जा रही है, यहां से लेके यहां तक की, जो चीज यहां से यहां तक की पाई जा रही है, वो सारी की सारी क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब याद रखना एक बात यहाँ पे बहुत काम की, ये सारा का सारा है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आ गया प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें यहां से लेके यहां तक, ये न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब ये दो पार्ट हो गए हमारे पास। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा है बेटा, इसको नाम दिया जाता है, यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, हम जब न्यूक्लियस में आएंगे ना, वहां पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये वाला पार्ट है आपका ग्रीन वाला, ये और ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आ गया आपके पास साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो जो चीज पाई जा रही है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म की दो टाइप्स या प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, एक को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म और एक को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, एक आ गया साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो हमारे पास ये तो डेफिनेशन हो गई सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन आपने रियल में देखी तो है नहीं कभी, तो जाहिर सी बात है हमें किसी की बताई हुई बात पर यकीन करना पड़ेगा या फिर किसी सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को जो है वो मानना पड़ेगा। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, नाम था सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने दिया सेल मेम्ब्रेन का मॉडल सबसे पहला, और उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब अगर हम बुक में आ जाए तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और यहां पर कुछ बहुत अहम बातें लिखी हुई हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। वो क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। तमाम सेल्स की आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। फिजिकली सेपरेट्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस, सेल के अंदर की स्पेस को सेपरेट करता है किससे? फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट, सेल के बाहर की स्पेस से। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर तुम गौर करो तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमें दिया था किसने? एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन। किस ईयर में? ईयर 1972 में। सही है भाई, आ जाए वापस। तो यहां पर हम बात स्टार्ट करते हैं मॉडल, या फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये हमें देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है भाई, प्रेजेंटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है भाई, सिंगर एंड निकोलसन थे जिन्होंने हमें ये मॉडल दिया। सही है, अब आ जाओ आगे। अब सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि अगर आप गौर करें नाम पर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो बेटा वर्ड फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड किसे कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है लिक्विड को। तो पहली बात तो यहां से हमें समझ में आ गई कि सेल मेम्ब्रेन कोई सॉलिड लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन एक लिक्विड लेयर है। फिर हमारे पास वर्ड आया मोज़ेक। मोज़ेक कहा जाता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है,
मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में कोई एक सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बन रही है। अब ये जो मॉडल इन्होंने दिया, इसकी स्टेटमेंट क्या आती है, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं गौर से। आ जाइए। अब हमने कहा कि भाई इस मॉडल की स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट भी हम जरा चेक कर लेते हैं। और स्टेटमेंट है सेल मेम्ब्रेन इज composed of phospholipid bilayer in which protein molecules are floating like icebergs in the ocean of lipid, in the ocean of lipids। बेटा ये थी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है भाई। अब यहां पे ना 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, आ जाओ देखो मैं बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहले है फॉस्फोलिपिड, उसके बाद है बाइलेयर, ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद है आइसबर्ग्स, और उसके बाद है लिपिड्स। ये 5 चीजें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये 5 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम जरा स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या था, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड से, जो कि बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड क्या है, बाइलेयर क्या है, थोड़ी देर में बताता हूं। जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं लाइक आइसबर्ग्स इन अ ओशन ऑफ लिपिड। लिपिड का ओशन है, उसमें आइसबर्ग्स की तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल तैर रहे हैं। आइसबर्ग क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है, लिपिड्स का ओशन क्या होता है, सब बताता हूं थोड़ी देर में, आ जाओ। अब देखो भाई, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहां पर आ गई क्या, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज से बन रही है मिलके। तो भाई सेल मेम्ब्रेन बन रही है बाय नंबर 1 फॉस्फेट, फॉस्फेट, एंड नंबर 2 बाय लिपिड्स। ठीक है भाई, इन दो चीजों से मिलके हमारी सेल मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है बाइलेयर, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो बेटा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है बाइलेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर आ गया बाइलेयर, कोई मसला इस बात में। अब यहां पर मैं एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन की, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, एक सेल, ये आ गया उसका न्यूक्लियस। यहां से हमने एक छोटे से सेल मेम्ब्रेन के पीस को कट करा और यहां लाके कर लिया इसको बड़ा, ठीक है। यहां लाकर इसको बड़ा कर लिया। अब जरा गौर से बात सुनिएगा। देखो भाई, यहां पर हमारे पास इस तरीके से चल रहा है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। अब ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। ये चार्ज हैं, पोलर हैं नेचर में, सही है। और ये आउटर साइड की बात कर रहा हूं मैं, कि सेल के बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं, सही है। सेल के बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं। लेकिन अब सेल के अंदर की तरफ क्या चीज पाई जाएगी, यानी कि आप अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं सेल में, तो सबसे पहले आपको फॉस्फेट की लेयर पड़ेगी। सबसे पहली लेयर आपको कौन सी पड़ेगी, फॉस्फेट की पड़ेगी, ठीक है भाई। ये आ गए यहां पर, और यहां पर हम थोड़े से और बना लेते हैं।
ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पे फॉस्फेट की पहली लेयर। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसी ही सेम लेयर पाई जाती है नीचे की तरफ भी। सही है, ये यहाँ पर भी पाई जा रही है। और दरमियान में क्या पाया जा रहा है? दरमियान में पाया जा रहा है आपके पास लिपिड। सही है भाई, दरमियान में पाया जा रहा है लिपिड ऐसे करके। और यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनानी है अगर आ जाए। बुक वाली नहीं बनानी, क्योंकि वो बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, और उसको बनाने में जितना वक्त आप ज़ाया करेंगे, हासिल वसूल उसका कुछ नहीं होना। ठीक है, तो यही डायग्राम आप एग्जाम में भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, गौर कीजिए यहां पर। देखो भाई, यह है सेल की आउटसाइड। सही है, और यह है सेल की इनसाइड। अब चाहे तुम अंदर से बाहर जा रहे हो या बाहर से अंदर आ रहे हो, तुम्हें पहली लेयर जो पड़ेगी वो पड़ेगी फॉस्फेट की। पहली फॉस्फेट की लेयर ही आएगी यहां पर हमारे पास। ठीक है, और दरमियान में यहां पर मौजूद है थोड़ा सा गैप। दरमियान में मौजूद है गैप। सही है, और इस गैप में आपको पता है क्या पाया जाता है? इस गैप में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। इस गैप में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। चलो, ये बन गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास दरमियान में कोलेस्ट्रॉल की लेयर। सही है, ये आगे दरमियान में कोलेस्ट्रॉल की लेयर। और कोलेस्ट्रॉल की लेयर की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, यहां पर आ गया बीच में कोलेस्ट्रॉल। ये मैंने एग्जैक्ट आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, एग्जैक्ट इसी तरीके से होती है। ठीक है, यहां पे पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब आप अगर गौर करें, हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सही है, अब बाइलेयर को देखते हैं सबसे पहले हम। ये वाली पहली लेयर और ये वाली दूसरी लेयर। ठीक है, ये आ गया यहां पर आपके पास फॉस्फेट। ये आ गया फॉस्फेट ब्लू वाला, और ये दरमियान में आ गया आपके पास क्या? लिपिड। दरमियान में क्या आ गया? लिपिड। ठीक है, अब देखो, अगर लिपिड तुम देखो, फॉस्फोलिपिड दो चीजों से मिलकर बन रही है, और बाइलेयर है। और बाइलेयर, ये पहली लेयर और ये वाली दूसरी लेयर, और दरमियान में क्या पाया जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है दरमियान में। ठीक है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अब दो तरीके के हैं यहां पर। ठीक है, कुछ हैं जो कि आर पार हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में आर पार हो जाएंगे, और इनको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से आर पार हो जाते हैं। सही है, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे। अंदर की तरफ उनका एक काउंटर पार्ट पाया जाएगा जो कि सिर्फ सिग्नलिंग का काम करेगा। ठीक है, देखो भाई, ये वाली मेम्ब्रेन जो कि आर पार हो गई। ठीक है, इसके क्या नाम है, इसका क्या फंक्शन है, आगे चल के बताता हूं आपको अभी। ठीक है, डिटेल से तमाम चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पर एक आपके पास प्रोटीन आ गया। ये पाया जा रहा है सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन पर, और अंदर की तरफ इसका एक काउंटर पार्ट पाया जा रहा है, बस ऐसे। ठीक है, देखो भाई, ये वाला प्रोटीन जो कि आर पार हो रहा है, इसका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, दूसरा नाम इसको दिया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, इसी का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। तीसरा नाम इसको दिया जाता है चैनल प्रोटीन, इसी को कहा जाता है चैनल प्रोटीन। चौथा नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन।
ठीक है, चारों इसी के नाम है। और ये काम क्या कर रहे हैं, उसकी खासियत क्या है, देखो भाई। अच्छा, ये देखिए, ये काम क्या करता है, इसकी खासियत क्या है, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू एंड थ्रू, आर पार हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। और अगर हम इस वाले प्रोटीन की बात करें तो बेटा ये क्या है, ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा नाम है इसका पेरिफेरल प्रोटीन, इसको दूसरा नाम दिया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरा नाम दिया जाता है सेल सिग्नलिंग प्रोटीन। और कुछ चैप्टर्स में इसको रिसेप्टर भी कहा जाएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स में इसको रिसेप्टर भी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है सेल के अंदर सिग्नल लेकर आना किसी भी चीज का। ठीक है, आपने कहा सर क्या मतलब है, ये प्रोटीन्स क्यों पाए जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये सेल सिग्नलिंग प्रोटीन क्या चीज है, ये क्यों मिल रहा है हमें यहाँ पे। मैंने कहा देखो बेटा, ये चीज समझने के लिए तुम्हें सेल मेम्ब्रेन का नेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी परमिएबल। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन का नेचर है सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब है आधा, और परमिएबल वर्ड का मतलब है इजाजत देने या इजाजत शुदा चीज। अब आपने कहा कि इजाजत शुदा चीज का क्या मतलब है, ठीक है, या जिस चीज पर राजी हो जाए उसका क्या मतलब है। मैंने कहा देखो बेटा, परमिएबल वर्ड निकला परमिशन से, और परमिएबल का मतलब है जिसको इजाजत मिल जाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है कि वो गुजर जाए, सेल के अंदर आ जाए या सेल से बाहर चले जाए, लेकिन कुछ चीजों को इजाजत नहीं मिलती है। अब सवाल यह है कि कितनी चीजों को इजाजत मिलती है और कितनी चीजों को इजाजत नहीं मिलती है। तो नेचर में अल्लाह ताला ने दो टाइप की चीजें बनाई हैं, कुछ बनाई है पोलर और कुछ बनाई है नॉन पोलर। ठीक है, कुछ बनाई है नॉन पोलर और कुछ बनाई है पोलर। अब दोनों में क्या फर्क है, पोलर जो चीज है आपके पास नेचर में, या तो वो पॉजिटिव होती है या तो वो नेगेटिव होती है, और नॉन पोलर का मतलब है न्यूट्रल। अब यहां पर आपको एक काम की बात बताता हुआ चलूं, याद रखना लाइफ में हमेशा पोलर रहने की कोशिश करना। पोलर रहने का मतलब यह है कि तुम या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, यानी कि तुम्हारा कोई ओपिनियन है हर चीज पे। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो पोलर थे नेचर में। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए मशाल राह, हमारे लिए आइडियल जिंदगी किसकी है, हमारे रसूल की। आपको पता है वो पोलर थे, यानी कि वो मुनाफिक नहीं थे। न्यूट्रल वो होता है जो मुनाफिक होता है। ठीक है, जो जिसके सामने हो उसके काम की बात करे, जो जिसके पास हो उसकी जो है वो समझ लें उससे दोस्ती की बात करे। ठीक है, अभी एक शख्स के लिए बुराई कर रहा है, बाद में जाके उसी के साथ मिल गया, ये मुनाफिकत है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं दुनिया में कि जो मेरे साथ बैठ के किसी एक शख्स की बुराई कर रहे हैं और उस बेहतरीन अलकाबात से नवाज रहे हैं उसको, ऐसे अलकाबात जो कि शायद मैं यहाँ पे कह भी ना पाऊं, और कुछ दिन बाद देखा तो उन्हीं के साथ जाके जुड़े हुए हैं और उन्हीं के नीचे लग के काम कर रहे हैं। तो ये मुनाफिकत है बेटा, सही है। अब अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो अगर हम रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखें तो रसूलुल्लाह के जाननिसार साथी भी थे जिनके लिए रसूल पॉजिटिव थे, और जानलेवा दुश्मन भी थे जिनके लिए रसूल नेगेटिव थे। तो बात सारी ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तो क्या है, वो तो रिस्पेक्टिव है। अगर मैं एक शख्स को अच्छा लग रहा हूं तो मैं किसी को बुरा भी लग रहा हूं। एक काम मैं कर रहा हूं ऐसा कि जो किसी शख्स के लिए अच्छा है और वही काम किसी शख्स के लिए बुरा है, लेकिन मुझे पता है कि ये काम सही है तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो नेचर में आपको हमेशा पोलर रहने की कोशिश करनी है ताकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो हर चीज के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रल लोग वो हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमारा क्या मसला है, हमें क्या, यानी कि इनके पास सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आपने बोला भाई हमें क्या, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई झगड़ा इस बात पे हो रहा है और इसमें ये सही है और ये गलत है। भले ही आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे, इंटरवीन नहीं कर रहे झगड़े में, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपके पास अकल, अल्लाह ने आपको अकल दी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोलर और नॉन पोलर की,
तो पोलर वो है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो याद रखना पोलर चीज को सेल मेम्ब्रेन में इजाजत नहीं मिलती, नॉट अलाउड टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से गुजरने की इजाजत पोलर चीजों को नहीं मिलती, ठीक है। जबकि नॉन पोलर जो है मुनाफिक है ना, हर जगह घुस जाएगा। अलाउड टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा सर ऐसा क्यों, वजह क्या है इस बात की? मैंने कहा देखो बेटा, वजह यह है कि सेल मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, और लिपिड लेयर ना दरमियान में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मोटी है, और दरमियान में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा रहा है। तो लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर चीजों को गुजरने की इजाजत अपने अंदर से दे देते हैं, ठीक है भाई। तो नॉन पोलर चीजों को तो इजाजत मिल जाएगी गुजरने की, लेकिन पोलर चीजों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब आपने कहा सर पोलर चीजें कौन कौन सी हैं कि जिनका गुजरना भी जरूरी है और उनको इजाजत नहीं मिलेगी? मैंने कहा सरे फहरिस्त सबसे पहले कौन आ गया, वाटर आ गया, H2O। H2O की अगर बात करी जाए, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब ये पेयर ना इन दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ऑक्सीजन की है 3.5। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है बहुत ज्यादा। अब ये पेयर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर जब ऑक्सीजन की तरफ खिंच गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो ये पोलर हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब क्या चाहिए हमें, मिसाल के तौर पे सोचो, तुम्हारे साथ एक दीवार है, क्या तुम दीवार से आर पार हो सकते हो? नहीं हो सकते। क्या बनाया तुमने, दरवाजा बनाया। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में कुछ दरवाजे बने हुए हैं कि वो चीजें जो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकती वो उस दरवाजे से गुजरेंगी, और उन दरवाजों का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। अब मिसाल के तौर पे वाटर है, वाटर को यहां से सेल के अंदर जाना है, इस जगह से वाटर सेल के अंदर नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो वाटर कहां से जाएगा, वाटर इस प्रोटीन से जाएगा। अगर यहां से किसी भी एक्स वाई जेड किसी चीज को बाहर आना है जो कि पोलर है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो कहां से जाएगी, वो इस चैनल प्रोटीन से बाहर जाएगी। आ रही समझ बात? तो ये तो कहानी हो गई बेटा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन की। लेकिन अगर मैं बात करूं पेरिफेरल प्रोटीन की, जो कि सिर्फ यहां पर इस जगह लगी हुई है, ये प्रोटीन ये क्यों लगी हुई है भाई, इसका क्या काम है? मैंने कहा देखो आसान सी बात समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आपके घर तक आना जरूरी है। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था ना कि सेल जो है वो जस्ट लाइक होम है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों का आपके घर तक आना जरूरी है, घर के अंदर आना जरूरी नहीं है। अगर वो चीज घर तक नहीं आई ना, बड़ा मसला हो जाएगा। अगर वो बंदा घर तक नहीं आया तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर आना जरूरी नहीं है। जैसे कि कचरा उठाने वाला आ गया, दूध वाला आ गया, कुरियर देने वाला आ गया, एक्स वाई जेड, इस तरीके का कोई भी बंदा, तो कचरे वाले का या फिर दूध वाले का घर तक आना तो जरूरी है। लेकिन तुम ये नहीं करोगे कि दूध वाले को बुला लिया अंदर, आ जा भाई, आ जा, बैठे हमारे साथ चाय पिए। उसका घर के अंदर आना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों का सेल तक आना जरूरी है, लेकिन सेल के अंदर आना जरूरी नहीं है। तो अब मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हार्मोन है, नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम ये होता है कि इंसुलिन सेल के पास आता है और सेल को ये बात बताता है कि देखो भाई ग्लूकोज बढ़ रहा है ब्लड में और हमें ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए दरवाजा बना लो। ये बात बताने इंसुलिन आ रहा है सेल को। इंसुलिन आया और यहां आके बाइंड हो गया बाइंड, ठीक है। इंसुलिन आया और यहां आके बाइंड हो गया, और जैसे ही बाइंड हुआ यहां से एक सिग्नल अंदर सेल की तरफ चला गया कि भाई इंसुलिन आ गया है, काम स्टार्ट कर दो। इंसुलिन आ गया है, काम स्टार्ट
कर दो, सेल के अंदर सिग्नल चला गया, सेल ने काम करना स्टार्ट कर दिया, खत्म बात। अब इंसुलिन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, इंसुलिन निकल जाएगा यहाँ से। देखो सेल के अंदर तो नहीं आया लेकिन काम तो हो गया ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का सेल के अंदर आना जरूरी नहीं है लेकिन सेल तक आना जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से हमें चाहिए होती है क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इस वजह से हमें चाहिए होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की इंपॉर्टेंस हो गई, सही। अब यहां पर आ जाते हैं हम कि सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या कर रही है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्ट यानी कि चीजों को सेल से बाहर और बाहर से अंदर लेकर आना। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट होती है दो टाइप की, ठीक है ना। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सही है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है, आज जो मैं बताता हूं। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें यूज ऑफ एनर्जी होती है, यूज ऑफ एनर्जी, और इसमें चीजें लो कंसंट्रेशन से, ठीक है, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। और अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें नो यूज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, नो यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहां पर चीजें जाती हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे कि अब ये पेन है मेरे हाथ में, इसको लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा, मेरे हाथ की एनर्जी ने काम किया और ये लो से हाई चला गया, लेकिन ऊपर से नीचे लाने में मुझे कोई काम नहीं करना, खुद ब खुद होगा ये काम, ठीक है। तो बस ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर टाइप्स की बात कर ले, पहले पैसिव की टाइप्स की बात कर लेते हैं फिर एक्टिव की टाइप्स की बात कर लेंगे। अगर हम पैसिव की टाइप्स की बात कर लें तो पैसिव में आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन, दूसरे को नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। पहली टाइप है डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है, देखो भाई डिफ्यूजन कहा जाता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ solute particles from the region of high concentration towards the region of लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन तक जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो कहलाती है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है भाई, समझना बात को, सॉल्यूट के पार्टिकल की मूवमेंट है। आपने कहा सर सॉल्यूट क्या होता है, मैंने कहा बेटा सॉल्यूट होता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने कहा सर सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने कहा देखो भाई सॉल्यूशन है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सही है। अब सॉल्यूशन मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, सही है, इसमें मैंने रखा मिसाल के तौर पर 10 ग्राम सॉल्ट, ठीक है, और यहां पे रखा मैंने 1 लीटर वाटर, ठीक है। इसको नाम दे दिया सॉल्यूशन ए।
और बराबर में मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया और इसको नाम दे दिया मैंने सॉल्यूशन बी, और इसमें 10 ग्राम सॉल्ट के बजाय मैंने कर दिया 100 ग्राम सॉल्ट। सही है, 10 ग्राम सॉल्ट के बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया 100 ग्राम सॉल्ट। अब क्या होगा, और इन दोनों को जोड़ भी दिया आपस में, इन दोनों को यहाँ पर आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो ये सॉल्यूट खुद ब खुद यहां से मूव करना शुरू हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, यानी कि फ्रॉम बी टू ए। तो अब ये बी टू ए जो मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट की, बेटा ये क्या है, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसकी टाइप है, ये है डिफ्यूजन। ठीक है भाई, ये है क्या, डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे यही एग्जांपल उठाऊं और यहां पर नीचे रख लूं, ठीक है, सेम एग्जांपल उठा ली मैंने और यहां नीचे रख ली, और इस ट्रांसपोर्ट में अब जैसे यहां पे डिफ्यूजन लिखा है ना मैंने, यहां पे हम ऑस्मोसिस लिखते हैं पहले। ठीक है, यहां पे नंबर बी पर आ गया हमारे पास कौन, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होता है तो यहां पर हम वाटर भी लिख सकते हैं, ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई या फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने कहा सर समझ नहीं आई कुछ बात, अभी आपने ऊपर कहा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, और पैसिव में हम हाई टू लो जाएंगे, हाई टू लो जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन में हाई टू लो जा रहे हैं। सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन ये ऑस्मोसिस में क्या हुआ है, ये लो टू हाई कैसे हो गया। मैंने कहा देखो समझने वाला जुमला है। क्या कहा मैंने, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट, लेकिन किसके एतबार से, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट के एतबार से। जिस जगह सॉल्यूट कम है वहां से सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, किस जगह पे, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है उस जगह पे। आसान करके उर्दू में ये जुमला लिख देता हूं ताकि जिंदगी भर कंफ्यूज ना हो। देखो अब एक जुमला आपने जिंदगी भर याद रखना है, जिस जगह सॉल्यूट कम होगा उस जगह सॉल्वेंट भी कम चाहिए होगा। क्या कहा मैंने, जिस जगह सॉल्यूट कम होगा उस जगह सॉल्वेंट भी कम चाहिए होगा। और ऑस्मोसिस के अंदर एक बात लाजमी मेंशन करनी है, और वो ये है कि ये सारी मूवमेंट होती है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सारी मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चल रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वो डिफ्यूजन वाली एग्जांपल ही है। मैंने यहां पर क्या करा कि मैंने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी ऐसे करके। अब इस मेम्ब्रेन की वजह से पता है क्या होगा, सॉल्यूट मूव नहीं कर पाएगा, सॉल्यूट अब यहां पे मूव नहीं कर पाएगा। अब जब सॉल्यूट मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूट मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। लेकिन आपने कहा सर वाटर तो दोनों जगह बराबर है, ये कहां से कहां मूव करेगा। मैंने कहा देखो डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, जिस जगह सॉल्यूट कम होगा उस जगह सॉल्वेंट भी कम चाहिए होगा। सॉल्यूट कम कहां पर है, सॉल्यूट कम है ए में,
तो ए में सॉल्वेंट भी हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, तो वाटर मूव कर जाएगा यहां से यहां, यानी कि ए टू बी मूवमेंट होगी किसकी, सॉल्वेंट की, और इसको हम नाम देंगे क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, खुद ब खुद होगा ये काम। और पैसिव में कौन सा, ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, आगे समझ बात। ये तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी होता है बेटा, और वो होता है मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, सेल की शेप भी मेंटेन कर रही है। सही है, तो ये तो हमारे पास पूरी जो है वो लंबी कहानी हो गई किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इस चैप्टर से। अब आज हम जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाम है सेल वॉल।